तो उनको भी पता होना चाहिए कि पोल में कैसे आंसर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले आप सभी को पता है, एक बार जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं, क्योंकि आप जैसा आप सभी ने बताया कुछ बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके 4 ऑप्शन हो ए बी सी डी, या फिर 2 ऑप्शन हो ए बी, तो उसका आंसर अगर मैं कहता हूँ कि पोल सेक्शन में जाकर करिए, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर ही देखना है, सॉल्व करना है। अगर आप डिसाइड कर लिए हो कि आपका आंसर कौन सा है, तो आंसर करने के लिए आपको नीचे में 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सेकंड वाले पेज पर इस एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा। फिर ये पेज खुलेगा जहां पर आपको 1 पोल एक्टिव दिखेगा ऊपर में, इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर। फिर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा जिसके 4 ऑप्शन दिखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा, स्क्रीन पर ही डिसाइड कर लोगे कि आंसर क्या है, उसके बाद आंसर करने के लिए स्टेप करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि डी आंसर सही है, तो यहाँ पर इस सर्कल पर क्लिक करोगे। सर्कल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वोट ब्लू कलर का हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तब वोटेड लिखा हुआ आएगा, आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो नए बच्चे भी हो सभी लोग आंसर करेंगे। 100% पोल में आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। सही है गलत वो बाद में देखा जाएगा, पहले ये देखा जाएगा कि आपने आंसर किया है नहीं किया। कोशिश करना है सही करने का, है ना। उसके बाद अगर गलत होगा तो मुझे पता चलेगा कि आपने गलती की है ना, फिर मैं उसको और से बेटर से समझा पाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का टॉपिक था त्रिघात बहुपद। क्लास स्टार्ट करने के पहले भी आप सभी को बताना था क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कह सकते हैं एक लाइन में। ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, नाम से ही क्लियर है, त्रिघात मतलब 3 घात वाला। या फिर कह सकते हो सर जो भी हमारा बहुपद है उसमें जो चर है, चर का अधिकतम या मैक्सिमम घात जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, तभी वो त्रिघात बहुपद होगा। हाँ, मैक्सिम जैसे रिफान लिख रहे हैं, मैक्सिमम पावर 3 होने चाहिए। ठीक है, तो उसको त्रिघात कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो, एक दो उदाहरण। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2x का पावर 3 प्लस मैं लिख दिया 5x का पावर 2। अब मुझे बताइए त्रिघात है या नहीं है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे चर के ऊपर मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है, घात की बात करोगे तो 3 भी है 2 भी है चर के ऊपर, लेकिन 3 और 2 में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो हम कहेंगे ये त्रिघात बहुपद होगा क्योंकि मैक्सिमम घात 3 है। तो इस बहुपद का भी घात कितना होगा? मैक्सिमम घात को ही उस बहुपद का घात करते हैं, तो घात हमारा 3 हो जाएगा, हम कहेंगे ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता, मैं लिख दिया 5x का पावर 3 और मैं लिख दिया यहाँ पर 7x का पावर 5। अब देखो यहाँ पर आपको 3 तो दिख रहा है, यहाँ पर आप बोलोगे सर पावर तो 3 दिख रहा है हमें, लेकिन 3 से भी बड़ा पावर एक आ गया, मैक्सिमम पावर तो 5 है ना। तो इस बहुपद का घात अगर कोई आपसे पूछे, डिग्री पूछे, तो आप बोलेंगे सर 5 होगा ना कि 3 होगा। ठीक है, तो इस बहुपद का घात बड़ा वाला होता है 5 होगा, तो आप कहोगे सर ये त्रिघात बहुपद नहीं है, ये वाला त्रिघात नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं सिर्फ एक टर्म लिख रहा हूँ y का पावर 3, ये बताइए त्रिघात है या नहीं है? आपको पदों की संख्या नहीं दिखनी कितने पद है, आपको बस देखना है चर के ऊपर घात कितना है। तो आप बोलोगे सर चर का घात कितना है? 3 है। हम कहेंगे बिल्कुल ये एक त्रिघात बहुपद है, ये एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो चर का मैक्सिमम घात अगर 3 रहेगा वो त्रिघात होगा, अगर मैक्सिमम घात 3 से कुछ और अलग रहेगा या 3 नहीं रहेगा वो त्रिघात नहीं होगा। इसके अलावा इसके पहले 2 चीज और बताया था, द्विघात और रैखिक। तो रैखिक बहुपद में घात कितना होगा मुझे बताइए। अगर मैं रैखिक की बात करूं तो क्या बोलोगे? सर रैखिक बहुपद का घात 1 होगा और द्विघात बहुपद का घात 2 होगा। रैखिक का 1 होगा और द्विघात बहुपद का घात 2 होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसी सारे कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, त्रिघात बहुपद पे ही बेस्ड होगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ध्यान से आपको देखकर करना है। ठीक है, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है? देखिए ध्यान से, मैं क्या पूछ रहा हूं, कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है, तो हड़बड़ी नहीं करना है। जो नहीं होगा त्रिघात बहुपद वही आपका आंसर बनने वाला है। तो चैट बंद रहेगा, पोल सेक्शन आपको थोड़ी देर में दिख जाएगी। ठीक है, आपको देखना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात बहुपद नहीं है। तो क्लियर सी बात है, क्वेश्चन से मुझे पता है कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो त्रिघात बहुपद होगा, तो आंसर नहीं होगा। जो त्रिघात बहुपद नहीं होगा वो मेरा आंसर होगा। और देखो इतने कम समय में आप में से आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर कर दिया। ठीक है, इतने कम समय में अगर आप समझ लोगे ना अच्छे से तो काफी जल्दी कर पाओगे। ठीक है,
और ऐसे एग्जाम में भी आएगा तो काफी जल्दी कर पाओगे। अभी जो भी 4-5 बच्चे हो प्लीज आकर आंसर कीजिए, जो भी 4-5 बच्चे हो पहले आंसर करिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसको। सभी बच्चे आंसर कर दोगे फिर मैं खुद इसको डिस्कस करूंगा। चलो 3-4 बच्चे और बस। तो 10 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, है ना। 10 सेकंड और रुकेंगे। अभी भी 2-3 बच्चे हो, प्लीज आकर आंसर कर दो। लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या है। देखो आप क्या बोलोगे, यहां पर मैं अगर सब एक एक करके सभी ऑप्शन को देखो तो आप बोलोगे सर पहले, अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका उसका आंसर आप लोग दोगे चैट में। मुझे बताइए, यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है ऑप्शन ए में चर तो हमारा वाई है सर, वेरिएबल तो हमारा वाई है, और वाई का मैक्सिमम घात कितना है। नहीं ऑप्शन आंसर नहीं पूछ रहा, मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम घात चर के ऊपर कितना है या फिर इस बहुपद के घात कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है पावर 3। यहाँ पर वाई के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1। तो 3 और 1 में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, तो हम कहेंगे इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। तो ये तो त्रिघात बहुपद है, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी तो साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर चर हमारा एक्स है और एक्स के ऊपर घात 3 लिख रखा है, तो घात 3 है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर घात 3 है, तो यह भी त्रिघात बहुपद है, यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में हमारा वेरिएबल यानी चर पी है और पी के ऊपर घात 3 है, तो यह भी त्रिघात होगा, इसका भी घात 3 है, तो यह भी त्रिघात है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ध्यान से अगर ऑप्शन डी को देखिएगा, यहां पर समझिएगा जो 1-2 बच्चों का आंसर गलत हुआ है। ऑप्शन डी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लिख रहा है यहाँ पर z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर का पावर 3। अगर मैं डायरेक्ट देखूँ ना तो मुझे बताइए डायरेक्ट आपको देखने पर कौन सा नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, मैं नंबर की बात कर, घातों में 3। आप बोलोगे सर सबसे बड़ा तो मुझे 3 दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ बच्चों को लग सकता है ना कि ये त्रिघात बहुपद तो ये भी है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 लिखा है। लेकिन आपको ध्यान देना है कभी भी अगर ऐसा ब्रैकेट पे ब्रैकेट लिखा है मतलब घात पर घात लिखा है, तो एक रूल याद कीजिएगा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, ए का पावर एम घात पर घात अगर ऐसा हो तो इसका मतलब ए को ए का पावर कितना होगा, एम और एन को गुना कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा एम इंटू एन, एम और एन को गुना कर देते हैं। तो इसी रूल को अगर मैं यूज करूं तो आप इसको सॉल्व करोगे, आप लिख सकते हो सर जेड प्लस जेड का पावर 2 माइनस 8z का पावर, आप लोग बताओगे कितना लिखोगे यहाँ पर, 3 और 2 को गुना करिएगा, 3 और 2 को गुना करके कितना मिलेगा, चैट में लिख दो 6। वेरी गुड, आप बोलोगे सर 3 2 6 मिलेगा, 3 गुना 2 6 मिलेगा। तो मुझे अब बताइए जब मैं इसको मैंने घातों के घात वाला नियम को यूज किया, इस रूल को जब मैंने यूज किया, तो अब मुझे इसका मैक्सिमम घात कितना दिख रहा है या फिर इस बहुपद का घात कितना है। आप बोलोगे सर बहुपद का घात मैक्सिमम वाला चर के ऊपर घात होता है वही होता है, आप बोलोगे सर ये 6 दिख रहा है, तो इसका घात 6 है, 3 तो कहीं नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे सर ये त्रिघात नहीं है। ठीक है, तो ये त्रिघात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझ में आया, ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एक रूल मैंने यूज किया था, दिख तो रहा था कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है, लेकिन ये रूल यूज किया तो हमें पता चला कि वहां पर 3 नहीं है, वो पावर 6 है। तो यहाँ से समझने को मिल रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पहले उसको हल करोगे, पहले उसको सॉल्व करोगे, हड़बड़ी में जाकर आंसर नहीं करोगे। ऐसे मैक्सिमम आंसर सही थे सभी के, वैलिड। ठीक है, सभी का आंसर सही था ऑलमोस्ट। अच्छा एक चीज और बोलूंगा, यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको तीनों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहा था। अगर एग्जाम में आएगा तो आप बोलोगे सर ये त्रिघात बहुपद है, आंसर नहीं होगा, ये त्रिघात बहुत है, ऑप्शन नहीं होगा, ये भी त्रिघात है, आंसर नहीं होगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है पावर 6 है, तो ये घात 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कम समय में आप कर सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पर मैं समझाने के लिए इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मैंने ग्रुप में बताया था कि आज की हमारे टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है हमारा आज पढ़ेंगे समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। देखो मैं बिना कुछ पढ़ाए हुए ना आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं x+7, मुझे बताइए ये एक समीकरण है क्या, यह एक इक्वेशन है या नहीं है, यस और नो। पहले आप लोग जवाब दो। तो इरफान कह रहे हैं यस, सफाक कह रहे हैं यस, साहिन सानिया ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है यस। आप लोग को जानकर थोड़ा हैरानी होगा कि इसका आंसर है नो, ये एक समीकरण नहीं है, इसको आप समीकरण नहीं कह सकते। अब आप बोलोगे सर ये समीकरण क्यों नहीं है, हमें तो समीकरण लग रहा है। अब देखो अगर मैं इसी को फिर से ऐसे लिख दूं,
हाँ क्यों, अच्छा सवाल है क्यों। तो आप बोलोगे सर अगर मैं ऐसे लिख दूं x+7 बराबर 8 या कुछ भी लिख दिया, अब ये बन गया समीकरण, अब इसका आएगा आंसर कि हाँ सर ये वाला समीकरण है। अब आप सभी को दिख रहा है अंतर, अब अंतर दिख रहा है आपको, डिफरेंस कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या है अंतर। अब सभी को समझ में आ गया होगा, याद भी आया होगा कि आपने क्या गलती। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बहुपद कहेंगे या फिर व्यंजक भी कह सकते हो, बहुपद या व्यंजक कहोगे, एक्सप्रेशन कह सकते हो। और इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग समीकरण कहेंगे। तो अंतर समझ में आ रहा है, बहुपद में इक्वल टू का साइन नहीं होता है और समीकरण में इक्वल टू का साइन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या नोट किया, इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोट किया कि सर समीकरण में हमेशा एक इक्वल टू का साइन होना मस्ट है, ये होना बहुत जरूरी है। समझ में आया, इक्वल टू का साइन होना बहुत जरूरी है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है वो समीकरण नहीं होगा। ठीक है, पहला चीज। अब समीकरण में और क्या चीज हमें पता होना चाहिए, हम सभी को क्या पता होना चाहिए, देखिए समीकरण को और भी डिटेल में समझते हैं। आपकी यहाँ पर मैं एक इंसान बना रहा हूँ, कोई भी पर्सन है, ठीक है। अब इस पर्सन का एक ये साइड होता है और एक इस ये साइड होता है, ठीक है। तो इस साइड को जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ, इसको आप क्या बोलोगे, राइट या लेफ्ट, इसको दायां बोलोगे या बाएं बोलोगे। आप बोलोगे सर ये दायां साइड है ना, ये दाई साइड है, यानी ये राइट साइड है, ठीक है। इसको राइट साइड कहते हैं, दाएं तरफ है। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि ये वाला कौन सा साइड है, इस तरफ को क्या कहोगे, इस पर्सन के इधर को क्या कहेंगे, ये बायां साइड है, इसको हम बायां साइड कहते हैं, इसको हम लेफ्ट साइड कहते हैं। क्लियर है, लेफ्ट हो गया राइट हो गया, समझ में आ गया लेफ्ट क्या होता है राइट क्या होता है। तो जो इंसान खड़ा है ना, वहीं पर आप इक्वल टू का साइन लगा दो। बस ऐसा करो कि जहां पर इंसान खड़ा है वहां पर इक्वल टू का साइन लगा दो। अब समीकरण में आपको पता सर इक्वल टू के राइट साइड में भी कुछ क्वांटिटी लिखे रहेंगे, कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे, और लेफ्ट साइड में भी कुछ क्वांटिटी यानी कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे। टर्म्स कह रहा हूं क्योंकि पद को बारे में आपको पढ़ा चुका हूं, कुछ पद लिखे रहेंगे, ठीक है। पद में चर अचर कुछ भी हो सकता है, धीरे धीरे करके सारी चीज देखेंगे, ठीक है। अब जो भी इक्वल टू के दाएं तरफ लिखा रहेगा, जो भी राइट साइड लिखा रहेगा, उसको कहते हैं दायां पक्ष। हिंदी में क्या कहते हैं, दायां पक्ष। आप बस ध्यान से सुनते जाओ, दायां पक्ष। दायां पक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट, दायां है ना, राइट साइड है, राइट हैंड साइड, मतलब दाएं हाथ के तरफ, हैंड मतलब हाथ, ठीक है। तो दाएं हाथ के तरफ, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, RHS। आर का मतलब राइट, एच का मतलब हैंड, एस का मतलब साइड। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया, आई होप कि इतना क्लियर होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इक्वल टू के बाएं तरफ को क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड, मेरे बाएं हाथ की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड कहने का मतलब, इसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, बायां पक्ष। अभी मैं लिख कर दिखा दूंगा वो सारी चीजें। आप बोलोगे सर इसको कहते हैं LHS। तो एक LHS हुआ, एक RHS हुआ, एक इक्वल टू का साइन हुआ। तो समीकरण में क्या क्या चीज नोट किया, समीकरण में सर इंपॉर्टेंट है कि इक्वल टू का साइन हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल टू का साइन हो। इक्वल टू के इस तरफ जो भी लिखा रहेगा उसको हम RHS कहेंगे, इक्वल टू के इस तरफ जो लिखा रहेगा वो LHS होगा। क्लियर हो गया। ये इक्वल टू का साइन क्या दिखाता है, कोई आपसे अगर पूछ ले कि अच्छा ये बताओ मुझे कि ये इक्वल टू का साइन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्वल है, तो दोनों बराबर है ना। तो आपको अगर सर इसका मतलब ये होता है कि LHS जो है RHS के बराबर है, और कुछ नहीं। इसको क्या कहते हैं, समता का चिन्ह। हिंदी में कहते हैं समता का चिन्ह, इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ इक्वालिटी। क्या कहते हैं, साइन ऑफ इक्वालिटी। समझ में आया, तो साइन ऑफ इक्वालिटी या समता का चिन्ह कहते हैं। क्लियर है, इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। जैसे एक तराजू पर, तराजू के मैं दोनों तरफ 5-5 किलो का सामान रख दूं तो तराजू बराबर रहेगा ना, बैलेंस। वो क्या बताता है, दोनों बराबर है, उसी तरीके से, है ना। तो LHS RHS क्या होता है, बराबर होता है। चलो, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें लिखी मिल जाएंगी, जो भी चीज मैंने पढ़ा है ना वो सारी चीजें आपको यहाँ पर यहाँ लिखा मिल रहा है। तो एक समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। एक समीकरण में कितने पक्ष है कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, 3 पक्ष होगा क्या, 3 साइड होगा। दाया बायां के अलावा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। दाया बायां के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर एक बायां होता है और एक दायां होता है। दायां वाले को कहते हैं राइट, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं। बायां वाले को कहते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में LHS लिख देंगे, राइट हैंड साइड को शॉर्ट फॉर्म में RHS लिख देंगे, ठीक है। बीच में क्या रहेगा, साइन ऑफ इक्वलिटी रहेगा, समता का साइन रहेगा, इसको कहते हैं साइन ऑफ इक्वलिटी, दोनों बराबर है। मुझे बताइए एक समीकरण है या नहीं है,
ये एक आपको बताओ समीकरण दिख रहा है नहीं दिख रहा? समीकरण है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना। आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन है, समीकरण होगा, बिल्कुल समीकरण होगा, नहीं कैसे होगा? ठीक है, मुझे बताइए यहाँ पर एलएचएस क्या है, बायां पक्ष क्या है? अगर आपसे एलएचएस पूछे तो क्या बोलोगे? एलएचएस ये वाला है, x+2 है, x+2। अगर आपसे कोई आरएचएस पूछे तो क्या बोलोगे? आरएचएस क्या है? आरएचएस 0 है। ये बात अलग है कि एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, लेकिन है एलएचएस ये, आरएचएस ये। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 2x-9, ये समीकरण है क्या? ये एक समीकरण है? अभी बताओ, समीकरण है ये? आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन नहीं है ना। वैसे किसी एक बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिएगा। अनूप के नाम से जो बच्चे, प्लीज माइक बंद कर दो, है ना। कोई डाउट है तो बताइए। तो आप बोले सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम कहेंगे सर एक समीकरण नहीं होगा, ये समीकरण नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मुझे बताइएगा, मैंने लिख दिया 2x+7 बराबर, ये समीकरण है क्या? ये समीकरण है, ये एक इक्वेशन है? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पर एलएचएस तो है, इक्वल टू के बाद कहाँ कुछ लिखा गया है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी समीकरण नहीं होगा। ऐसे ऐसा कभी लिख के नहीं दिया जाएगा आपको जनरली, है ना, इन जनरल ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ये समीकरण है नहीं, तो ये समीकरण ही नहीं है, क्योंकि इक्वल टू का दायां पक्ष नहीं है, राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं है। तो तीनों चीज होना चाहिए, एलएचएस आरएचएस इक्वल टू का साइन। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं x-1 2x+4, ये समीकरण है क्या? ये समीकरण है? नहीं, इक्वल टू का साइन नहीं है सर, सिंपल रीजन। मतलब इक्वल टू का साइन कहाँ है? नहीं है, नहीं है तो समीकरण नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बना दूं बराबर 13, अब ये समीकरण बन गया क्या? अब ये समीकरण बन गया, मतलब इक्वल टू का साइन है सर, ये एलएचएस आ गया, ये आरएचएस आ गया, ये समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। ठीक है, इजी लगा आप सभी को? ये कंसेप्ट इजी लगा? मोस्ट इजी लगा होगा ये तो, है ना, बहुत ही आसान है। तो अभी आपके लिए पोल इंतजार कर रहा है, आप सभी लोग पोल में आंसर दोगे, है ना, और सभी का सही आंसर आना चाहिए। अच्छा, इस वाली पेज का स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों ने? इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रहेगा कि दाया क्या होता है, बाया क्या होता है। ठीक है, चलो तो पोल में आंसर करने के लिए रेडी हैं सभी लोग? बस पहला क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर 5 सेकंड में भी कर सकते हो, ऐसे इसका मतलब नहीं कि 5 सेकंड में करोगे। ठीक है, आराम से देख के देखिए, x+2 बराबर 4 एक समीकरण है या नहीं है? यस या नो, बस ए और बी, और कुछ भी नहीं बोलना है। यस या नो, x+2 बराबर 4 समीकरण है या नहीं है? इसका आंसर कोई भी दे सकता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे थे मेरी बात, तो सभी का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अगर ये गलत हो रहा है इसका मतलब आप ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए आंसर सभी लोग दीजिए, कोई भी बैठा मत रहेगा, बैठे मत रहिए। जल्दी से एंड करेंगे क्योंकि और भी कंसेप्ट पढ़ने, ये वाला आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी काफी सारे बच्चे हो, ऐसा क्यों? काफी सारे बच्चे हो, पोल के बारे में मैं बता चुका हूँ कि पोल में कैसे आंसर करना है, फिर भी काफी बच्चे हो जो पोल में नहीं आंसर कर रहे हो। पोल की रिपोर्ट आपकी बनाई जाती है ना, तो उसमें आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, तो आपको ये दिखेगा कि आपने क्लास किया है, लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है, तो आंसर किया करें सभी लोग ताकि सभी का नाम आए। चलिए लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलो, तो यहाँ पर सभी का आंसर सही है ना, एक बच्चे का आंसर गलत है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर इस वाले को बिल्कुल हम क्या कहेंगे, समीकरण होगा, साफ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ये इक्वल टू का साइन दिखाता है कि ये एक समीकरण है। इक्वल टू का साइन के बाएं तरफ भी कुछ लिखा गया है, दाएं तरफ भी कुछ लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एलएचएस है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम आरएचएस कहेंगे। अब हमें साफ सारा चीज दिख गया, फिर इक्वल टू का साइन भी दिख गया, एलएचएस भी दिख गया, आरएचएस भी दिख गया, तो ये समीकरण होगा, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, है ना। काफी आसान सा क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप में से हर एक बच्चा कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो अभी ये क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, इसमें से आपको समीकरण को आइडेंटिफाई करना, पहचानना है कौन सा समीकरण है। बस आप देखो कि कौन सा समीकरण है, और पोल में ऑन कर दे रहा हूं बस। तो समीकरण पहचानना तो बहुत आसान है, सिंपली आपको देखना है कि कहां पर एलएचएस आरएचएस है, इक्वल टू का साइन है, वही वाला समीकरण होगा, सिंपल है। तो इक्वेशन को पहचानिए, समीकरण को पहचानिए, कौन सा ऑप्शन समीकरण है। फिर से मैं कह रहा हूं, बैठना नहीं है, पोल आपके लिए ही लॉन्च किया जाता है, पोल में आपको ही आंसर करना है, जितना आप आंसर करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप लोग सीखोगे।
आपकी ही रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। चलिए, तो 10 सेकंड रुकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, 10 सेकंड लास्ट है। तो ये भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, प्लीज जाइए आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ आंसर गलत आए हैं, तो या तो इस आंसर का गलत होने का दो रीजन हो सकता है, या तो आप क्लास में मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, सेकंड चीज हो सकता है कि आपने क्लास को लेट से ज्वाइन किया है, ठीक है। और कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे थे, लेट से ज्वाइन करोगे तो हो सकता है आप कंसेप्ट में गलती कर दो। अभी मैं फिर से समझा रहा हूँ, समीकरण में, इक्वेशन में बहुत जरूरी है कि इक्वल टू का साइन हो, एक बाएं तरफ एलएचएस हो और दाएं तरफ आरएचएस हो, तो ये तीन चीज अगर रहेगा, इक्वल टू का साइन, एलएचएस और आरएचएस, वही वाला समीकरण कहलाएगा। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो समीकरण नहीं कहलाएगा। अगर मैं y-2 से लिख रहा हूं तो इसमें आप बोलोगे सर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, बराबर का साइन नहीं है, समता का चिन्ह नहीं है, तो कहेंगे सर ये समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी को भी देख लो, तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है क्या, इक्वल टू का साइन नहीं है, समता का साइन नहीं है, साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखें, ऑप्शन डी में लिखा गया है y-6 बराबर 0, तो बीच में y-6 के बाद क्या है, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वल टू का साइन दिखा रहा है कि सर ये हमारा समता का चिन्ह है, एक एलएचएस है, एक आरएचएस है, तो ये हमारा समीकरण कहलाएगा। सिर्फ यही वाला समीकरण है, बाकी कोई भी समीकरण नहीं है। बाकी सभी के बारे में आपसे अगर कोई पूछे, ये अगर आप इसको समीकरण नहीं कह रहे हो तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको आप या तो व्यंजक कह देना या फिर बहुपद कह देना, ठीक है। तो इसको आप व्यंजक भी कह सकते हो या फिर बहुपद भी कह सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया सभी को, जिनका गलत भी हुआ था एक दो बच्चों का, उनको भी समझ में आ गया ना। तो मैं सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है 68। फिर से आपको समीकरण को ही पहचानना है, जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर करिए, मतलब पहले देख लो कौन सा आंसर होगा। निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। तो फिर से चारों ऑप्शन को देखिए, कहां पर आपको इक्वल टू का साइन दिखता है, आपको समीकरण में क्या होता है, एलएचएस आरएचएस इक्वल टू का साइन है, बस। तो बस ध्यान से करो, कई बार तो क्या करते हो आप लोग, डिसाइड कुछ करते हो जाकर क्लिक कुछ और कर देते हो, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि फिर आप जानते हो आपका आंसर गलत हो रहा है ना। चलिए, तो चार बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो कितना समय रुके, 10 सेकंड में हो जाएगा। कुछ बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, तो लास्ट 10 सेकंड्स है, ओनली 10 सेकंड्स, क्योंकि इसमें आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, आप देख के आंसर बता दोगे, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं किस वाले का हमारा सही वाला उत्तर कौन सा है। क्या पहचानना था सर, समीकरण, इक्वेशन। पहले वाले ऑप्शन में समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने क्या बोला, इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, समता का चिन्ह, बराबर का साइन। ऑप्शन ए में समीकरण दिख रहा है क्या सर आपको, नहीं, आप बोलोगे सर समीकरण में यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन है तो समीकरण कैसे हो सकता है, एलएचएस आरएचएस ही नहीं है ना, तो सर ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, कहीं पर इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या, इक्वल टू का साइन दिख रहा है ऑप्शन बी में, आप बोलोगे नहीं सर कहाँ इक्वल टू का साइन नहीं दिख रहा है, मुझे तो बस y² - 3y + 4 दिख रहा है, इक्वल टू का साइन नहीं है, समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में इक्वल टू का साइन दिख रहा है क्या आप सभी को, ऑप्शन नंबर सी में इक्वल टू का साइन है क्या, बताइए। यस, आप लोग को हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, लिखा क्या गया है, x-1 बराबर 2y, यानी बीच में इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, कहने का मतलब ये हमारा एलएचएस हो गया, बायां पक्ष हो गया, और ये हमारा आरएचएस हो गया, दायां पक्ष हो गया। तो यहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी दिखाता है कि एक समीकरण है, एक इक्वेशन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा कि यही हमारा समीकरण है। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, कोई भी रीजन पूछे आप बोलना सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, समीकरण नहीं होगा, इसको व्यंजक कह सकते हैं या फिर बहुपद कह सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब कोई आपसे समीकरण पहचानने के लिए पूछे तो सभी लोग कर दोगे आंसर, समीकरण पहचान देंगे सर, ठीक है, समीकरण तो पहचानने में काफी आसान है। अगला टॉपिक है हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करने के पहले
मैं आपको समझाता हूँ रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब रैखिक समीकरण को रिलेट करते हैं अपने पुराने क्लास से, जहां पर मैंने आप सभी को पढ़ाया था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद सभी को पता है। अगर मैं पूछूं कि रैखिक बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होता है, तो आप बोलोगे सर चर का अधिकतम घात 1 होता है, तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हो ऐसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। तो उसी से हम कह सकते हैं सर ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। क्लियर है ना? ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, उसको रैखिक समीकरण कह देंगे, उसको लीनियर इक्वेशन कह देंगे। उदाहरण से समझ लो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे x-1 बराबर 2। मुझे बताइए समीकरण है या नहीं है, इक्वेशन है कि नहीं है। अभी मैंने बताया ना कि अगर इक्वल टू का साइन है तो समीकरण होगा, तो बिल्कुल दिख रहा है सर इक्वल टू का साइन है तो समीकरण तो है। अब मुझे बताइए रैखिक है कि नहीं है। चर का घात कितना है, चर हमारा x है, x का घात 1 है। अब बोलोगे सर x का घात कितना है, x का पावर 1 है, तो अब कहेंगे सर ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर चर का जो अधिकतम घात दिख रहा है वो 1 दिख रहा है और एक समीकरण भी है ना। तो हम कहेंगे सर ये हमारा बिल्कुल रैखिक समीकरण होगा, बिल्कुल रैखिक समीकरण है। अगर मैं और उदाहरण दूं, लिखा गया है y प्लस जेड बराबर 5, यह रैखिक समीकरण है क्या? बस मैं रैखिक समीकरण की बात कर रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर समीकरण तो साफ दिख रहा है, इक्वल टू का साइन ही बता रहा है समीकरण है, एलएचएस भी है और आरएचएस भी है, तो समीकरण तो है ही, इक्वेशन तो है, इसमें नो डाउट। अब मुझे देखना है सर रैखिक है कि नहीं है। रैखिक होने के लिए घात कितना होना चाहिए, चर के ऊपर घात कितना होना चाहिए। रैखिक होने के लिए जरूरी है कि चर का घात 1 हो, है ना। तो मुझे बताइए इस y के ऊपर घात कितना है, चर y के ऊपर घात कितना है, कुछ भी नहीं है। अगर y लिख रखा हो तो उसका मतलब y के ऊपर आएगा 1 है। आप बोलोगे सर y के ऊपर घात 1 है, z भी चर है, z के ऊपर भी 1 है, तो दोनों ही जगह जो चर है उन दोनों के घात कितने हैं, दोनों जगह पर घात हमें 1 दिख रहा है, चर का घात 1 दिख रहा है। तो हम कहेंगे सर ये इंप्लाई करता है, ये बताता है कि सर यह भी रैखिक समीकरण है। तो यह भी क्या होगा, यह भी रैखिक समीकरण है, यह भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे लिख दिया y बराबर 5, समीकरण है क्या? पहले बस बता दो समीकरण है कि नहीं है। इक्वेशन है ये, तो इक्वल टू का साइन है ना, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है, तो इक्वल टू का साइन है, एलएचएस आरएचएस, और समीकरण तो हो गया सर। अब y चर क्या है, y है, y के ऊपर घात कितना है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब घात 1 है ना। कुछ भी नहीं है मतलब घात 1 है, तो हम कहेंगे सर घात 1 है, इक्वल टू का साइन है, तो उसको हम कहेंगे सर ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो यह भी क्या हो गया, यह भी रैखिक समीकरण, यानी यह भी लीनियर इक्वेशन हो गया। क्लियर है? इंग्लिश में अगर आप लिखना हो तो आप लिख सकते हो लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। अब एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं x² + 5 = 9, यह बताइए रैखिक समीकरण है क्या? यह रैखिक समीकरण है क्या? वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे चर का समीकरण तो है सर, इक्वल टू का साइन है तो समीकरण तो होगा, लेकिन चर का अधिकतम घात 2 है, चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रैखिक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसको रैखिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये रैखिक नहीं, समीकरण है। अगर कोई आपसे पूछ लेना कि समीकरण है कि नहीं, आप बोलना हाँ। रुस्ता लिख रहे हैं समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। वेरी गुड रुस्ता, है ना। तो समीकरण है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना इतना क्लियर हुआ? हमारा टॉपिक क्या था, याद करो। अभी मैं बोल रहा था क्या पढ़ाऊंगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अपने मन में सभी लोग दोहराई, एक चर वाला रैखिक समीकरण। सभी ने बोला अपने मन में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बोलोगे तो क्लियर होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो तीन चीज दिख रहा है आपको, एक चर वाला, तीन चीज है, एक चर वाला, रैखिक और समीकरण। तीन चीज है, तीन वर्ड से मिला, एक चर, रैखिक, समीकरण। तीन चीज होना चाहिए, समीकरण होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए और एक चर होना चाहिए। समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है, एलएचएस आरएचएस हो। ठीक है, एलएचएस हो आरएचएस हो। रैखिक होने के लिए क्या जरूरी है, चर का घात 1 हो, और एक चर होने के लिए सिंपल है, एक चर होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। देखो मैं समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर इसके हेडिंग को अगर मैं देखूँ ना, तो इसके हेडिंग में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। एक चर कहने का मतलब एक ही चर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चर होना चाहिए। रैखिक होने का मतलब घात 1 होना चाहिए। समीकरण होने के लिए इक्वल टू का साइन होना चाहिए। लीनियर मतलब घात 1, इक्वेशन मतलब एलएचएस आरएचएस, वेरिएबल मतलब एक चर। ठीक है,
आप बोलोगे सर समीकरण होने के लिए 3 कंडीशन आपको हमेशा चेक करना होगा। जब भी आपको अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चेक करने बोलूँ ना, आप 3 चीज चेक करना। पहला देखना समीकरण है कि नहीं है। समीकरण होने के लिए एलएचएस आरएचएस होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। समीकरण तो सब लोग बहुत जल्दी से चेक करके बता देंगे सर समीकरण है कि नहीं है। उसके बाद मुझे देखना सर वो रैखिक है कि नहीं है। रैखिक होने के लिए चर का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस। ठीक है, 1 से ज्यादा घात होगा वो रैखिक नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन था हमारा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि एक चर होना चाहिए। तो हमारा चर कितना होना चाहिए, सिर्फ एक चर होने चाहिए। ठीक है, जो भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। अगर आप एक्स लिख रहे हो तो सिर्फ एक्स को लिखिए, अगर आप वाई लिख रहे हो तो सिर्फ वाई को लिखिए, अगर आप जेड लिख रहे हो तो सिर्फ जेड को लिखिए। ठीक है, तो जो भी चर हम यूज कर रहे हैं सिर्फ एक चर होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए। अच्छा, मैं 1 सेकंड के लिए ना अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से एक बार प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में आपको फिर से मेरी स्क्रीन दिख जाएगी। अभी फिर से दिखेगा तो बताइएगा, अभी दिख रहा है? ठीक है, अगर मेरी कभी स्क्रीन स्टॉप होगी ना तो मैं आपके पहले मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, बस 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक चर होना चाहिए, चर का घात 1 होना चाहिए और रेखीय मतलब समीकरण होना चाहिए। उदाहरण से सीखते हैं, उदाहरण से बेटर क्लियर होगा सारी चीजें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं x+5 बराबर 9, यह एक चर वाला समीकरण है क्या? एक चर वाला समीकरण है। 3 चीज चेक कर लो आप। पहला चीज चेक करो ये समीकरण है या नहीं, इक्वेशन है कि नहीं। आपका जवाब आएगा सर इक्वल टू का साइन है, एक समीकरण है। इक्वल टू का साइन है, समीकरण है। पहला चीज चेक कर लिया। मुझे बताइए यहाँ पर चर कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं, कितने चर हैं? कौन सा चर है? सिर्फ एक ही चर है ना, सिर्फ एक्स है। एक्स के अलावा और कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। तो वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्स है, तो हम कहेंगे सर चर एक्स है, एक ही चर है, सिर्फ एक चर। ठीक है, तो एक चर भी मिल गया। अब मुझे बताइए वो जो भी चर था, एक्स रहे चाहे वाई रहे चाहे जेड रहे, उस चर का घात मुझे बताओगे, उस चर का घात कितना है, उस चर का पावर कितना है? आप बोलोगे सर उस चर का पावर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। पावर अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता है इसका मतलब पावर 1 रहता है वहां पर। आप बोलोगे सर चर का घात 1 है, तो 1 होने का मतलब रैखिक हो गया है ना। तो आप बोलोगे सर ये क्या कहलाया, इसको अगर मैं तीनों को कंबाइन करके बोलूं तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। मुझे बताइए क्लियर हुआ? एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? क्लियर हुआ? एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब, अगर मैं ऐसे लिख दूं x+5, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यस लिख रहे हो? ध्यान से देखिए, थोड़ी सी गलती कर रहे हो आप लोग। यह समीकरण ही नहीं है। ध्यान से देखिए, यह तो समीकरण ही नहीं है। हम कहेंगे सर यहाँ पर तो इक्वल टू का तीनों चीज चेक करना है, हड़बड़ी नहीं करना है। समीकरण में एलएचएस आरएचएस बराबर होना चाहिए, पहले तो समीकरण देख लो। तो ये तो समीकरण ही नहीं है, पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो जब भी आपको तीनों ही जगह पर यस मिले कि समीकरण भी होना चाहिए सर, एक चर भी होना चाहिए और रैखिक भी होना चाहिए, तभी जाकर वो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, है ना। तो हम कहेंगे सर ये समीकरण ही नहीं है। यहाँ पर रीजन बोल दो ना कि सर ये समीकरण ही नहीं है, ये तो समीकरण ही नहीं है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा? नहीं होगा, बोल देना नो, है ना। चलिए आगे बढ़िए, और उदाहरण से मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर 2 उदाहरण दिख रहे हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। बस मुझे बताओ पहला वाला जो उदाहरण अभी आपको दिख रहा है ना, इसको देख के बताइए एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। यस या एक चर वाला है या नहीं? समीकरण तो है ना। आप बोलोगे सर ये तो बहुत जल्दी दिख जाता है मुझे कि इक्वल टू का साइन है तो समीकरण है, इक्वेशन तो है। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर चर कौन सा है, चर कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने चर है, कितने चर है? एक ही चर तो है, सिर्फ एक्स है। सिर्फ एक्स को लिखा गया ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स मतलब एक चर, है ना, एक चर। तो चर कितने हैं, सिर्फ एक चर होना चाहिए, तो एक ही चर है। उस जो भी चर की आप बात कर रहे हो उस पर घात कितना है, कितना पावर है? तो पावर 1 है, हम कहेंगे इसका घात 1 है सर। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण घात 1 होने का मतलब ये रैखिक भी है ना। तो आप बोलोगे सर ये रैखिक भी है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीजों को बिठा रहा हूँ, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी से, है ना।
बस आप इसको देख के बोलोगे सर ये समीकरण भी था, ये इसका चर चर भी एक ही चर था यहाँ पर, और उसका घात भी एक है, तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं जो इस वाले उदाहरण की बात करूँ, यहाँ पर मुझे बताओ यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं है? यस या नो? सारी चीज देखिए, समीकरण है या नहीं है, चर एक है या नहीं है, एन, यहाँ पर एन आ रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं थोड़ी ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर अच्छा चैट बंद, बिल्कुल चैट बंद। मुझे बताइए समीकरण है या नहीं है, मैं सारी चीजें चेक कर रहा हूँ, समीकरण है या नहीं है? आप लोग बोलोगे सर समीकरण तो है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, देखो ना यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ये LHS आ गया, ये RHS आ गया, तो समीकरण तो है, इक्वेशन तो है, पहला कंडीशन मुझे मिल गया। ठीक है, अब अगला चीज चेक करिए, चर कितने हैं, चर कितने हैं यहाँ पर? दो नहीं है, यही आपको सीखना है। दो जगह पर लिखा गया है, लेकिन दोनों ही जगह पर एक ही चर लिखा गया है, y, है ना। अगर मैं बोलूं कि y को दो बार लिखा गया तो दो बार लिखा गया है ना, लेकिन y ही तो है, दोनों जगह y लिखा गया, अलग अलग चर नहीं लिखेगा ना। दो चर तब होता जब x और y को यूज कर लेते, या x और z को यूज कर लेते, या y और z को यूज कर लेते, अलग अलग चर रहेगा तब उसको दो चर वाले कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर दोनों जगह पर y लिखा गया, तो सिर्फ y है, तो सिर्फ y है, तो कहेंगे सर एक चर वाला ही है, ये क्या है, एक चर वाला है। समझ में आया? तो ये आपको नहीं देखना है कि कितने जगह पर लिखा गया है, आपको ये देखना है कि क्या लिखा गया है। समझ में आया कि क्या वेरिएबल है वहां पर, तो सिर्फ y है। ओके, अगला चीज मुझे बताइए उस चर के ऊपर घात कितना है, घात मुझे बताइए कितना दिख रहा है आपको? तो घात बोलोगे सर यहाँ पर भी घात एक है, यहाँ पर भी घात एक है, तो रैखिक है, घात एक होने का मतलब ये रैखिक भी है ना। तो आप बोलोगे सर ये रैखिक भी हो गया, तो ये समीकरण भी है, एक चर वाला भी है, रैखिक भी है, तो इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण क्यों नहीं बोलेंगे, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सभी को? तो और उदाहरण देखते हैं, अगर ये क्लियर है आप सभी का, तो ये बताइए उदाहरण जो दिख रहा है अभी लिखा हुआ, x² + x² - 2 = 7, इसको देख के बताओ कि ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा या नहीं। चलिए बताइए, y, y या n, सभी लोग बताओ। n, n। देखो यहाँ पर आप समीकरण तो बोलोगे, यहाँ पर मैं तीनों चीज चेक करूंगा ना, अगर तो बोलेंगे सर समीकरण तो है ही, चर भी सिर्फ एक ही है, एक ही चर है, लेकिन ये रैखिक नहीं है। वेरी, रुजदा ने बिल्कुल सही लिखा। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये समीकरण तो है सर, चर भी सिर्फ एक ही है, सिर्फ x है, लेकिन चर का घात कितना है, तो यहाँ पर चर का घात देखोगे तो घात 2 दिख जाएगा, तो घात 2 होने का मतलब ये रैखिक नहीं होगा। रैखिक होने के लिए मैंने बोला, रैखिक होने के लिए चर की घात कितनी होनी चाहिए, चर का घात 1 होना चाहिए, है ना, वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। तो हम कहेंगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, बाद में कहीं पढ़ेंगे। अभी के लिए ध्यान रखिए द्विघात समीकरण है, तो रैखिक नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिखूं, अच्छा मैं यहाँ पर कुछ चीजों को मिटा रहा हूँ, पुराने ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं y = 5 + z, इसको बताओ ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? ठीक है, ये जो लिखा गया y = 5 + z, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यहाँ पर साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर ये चर, यहाँ पर क्या दिखेगा सर, समीकरण तो है, पहला कंडीशन बिल्कुल सही है, समीकरण है। रैखिक है या नहीं है, बिल्कुल दोनों जगह पर एक ही पावर है, तो रैखिक भी है। देखो ये रैखिक समीकरण अगर पूछा ना, तो आप बोलोगे सर रैखिक समीकरण तो है, लेकिन एक चर वाला है क्या? चर दो है। देखो यहाँ पर इस वाले उदाहरण में आप देखो, दो उदाहरण को मैं फिर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये दोनों उदाहरण में समझना अंतर क्या है। एक उदाहरण देखो आप, ये वाला, ठीक है, और एक उदाहरण देखो ये वाला। पहले वाले उदाहरण को देखोगे ना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर एक चर है, सिर्फ y है ना, दोनों जगह पर y लिखा गया, दो जगह पर y लिखा गया, दोनों जगह पर y लिखा, तो एक चर हो गया। यहाँ पर देखो एक जगह y है, एक जगह z है, अलग अलग चर आ गया ना, तो यहाँ पर बोलोगे सर एक y है और एक z है, दो अलग अलग चर है, तो इसको दो चर वाला कहेंगे। ठीक है, तो एक चर वाला कहलाएगा? हम कहेंगे नहीं, एक चर वाला नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अभी कुछ उदाहरण और लिखता हूं मैं अपनी तरफ से। ठीक है, एक दो उदाहरण करते हैं। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं y + 8, यह एक चर वाला समीकरण है या नहीं है?
एक चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं है? ध्यान से, आप लोग फिर गलती कर रहे हो, ध्यान से आंसर कीजिए इरफान। नहीं, तो आप क्या कहोगे, सर ये समीकरण ही नहीं है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये समीकरण ही नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है, तो ये चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं कहलाएगा। अगर मैं लिख दूं y+8 बराबर 13, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो समीकरण हो गया। चर क्या है, y है, एक ही चर है ना, एक ही चर है y, और यहाँ पर चर का घात कितना है, एक, तो y का घात एक है, तो हम कहेंगे सर घात भी एक है, घात एक होने के कारण ये रैखिक हो गया। बाकी दो चीजें तो साफ दिख जाती हैं, इक्वल टू का साइन मतलब समीकरण है, और एक ही चर है सिर्फ y, है ना, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, यस, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं m का पावर 2 प्लस 2 बराबर 9, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है क्या? नहीं, तो आप बोलोगे सर ये समीकरण तो है, इक्वल टू का साइन समीकरण है। उसके बाद मैं ये भी बोलूंगा कि चर कितने, अगर मैं आपसे पूछूं चर कितने हैं, एक या दो या तीन, चर कितने हैं? देखो एक ही चर है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर एक चर m ही है, चर भी सिर्फ एक है, लेकिन उस चर का घात भी तो देखना पड़ेगा, तो एक चर होने का मतलब थोड़ी आंसर हो जाएगा, हमें उस चर का घात देखना पड़ेगा, तो चर का घात कितना है, दो, तो यहाँ पर घात आपको दिख गया दो। अब घात दो हो गया तो रैखिक होगा क्या? आप बोलोगे सर ये रैखिक नहीं है ना, तो ये रैखिक नहीं है, तो हमें तीन चीज देखना होता है, एक चर, रैखिक, समीकरण, ठीक है। चलो, अब समझ में आया सभी कुछ, तो एक बार मुझे यस लिख के कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो या फिर एन लिख दो। मैं अभी चैट देख रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं 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 नहीं, ठीक है, तो पोल में आंसर कीजिए, पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक पे, और क्वेश्चन सिंपल सा है, बस आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन ध्यान से देखना है, क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, ठीक है, तो ऑप्शन मिलते जुलते से हैं, ध्यान से देखिए और आंसर करिए। x-1 बराबर 0, x+1 बराबर y, x-5 बराबर z, और x² - 1 बराबर 0, ये चार ऑप्शन है। तो आपको देखना होगा वो वाला आंसर सही होगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चर होना चाहिए, तीन कंडीशन आपको चेक करना होगा, सिर्फ एक चर होना चाहिए, वह समीकरण होना चाहिए, और वह रैखिक होना चाहिए, ठीक है, जहां पर तीनों कंडीशन फॉलो करे ना, वही वाला आपका सही उत्तर होगा। देखिए ए बी सी या डी, आप सारे ऑप्शन को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि आंसर मेरा अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीजन में अपने अपने आप को एक्सप्लेन करिए आप, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, रैखिक होना चाहिए, और समीकरण होना चाहिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन को भी आप जल्दी से कर सकते हो, इसमें आपको मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताया कि आज की क्लास बहुत ही आसान सी क्लास है ना, मतलब काफी जल्दी से आप आंसर कर सकते हो सारे क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं कि आप हड़बड़ी करोगे, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप हड़बड़ी में कुछ भी जाकर आंसर करोगे, आप पहले देख लो कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद आराम से करना। तो 15 सेकंड रुके, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड है। तो अभी क्लास में कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है, जाइए अब जाकर आंसर दीजिए, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है? जितना ज्यादा आंसर दोगे उतना बेटर होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर करो, एक भी आंसर क्यों छोड़ रहे हो, एक भी आंसर मत छोड़िए, जितने भी पोल पूछे जाते हैं हर पोल का आंसर दीजिए, हर पोल में आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए, यहां पर इसको मैं एंड कर रहा हूं, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। अच्छा देखो, यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत आए हैं, ध्यान से देखेगा, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन में अगले वाला भी पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं, तो ऑप्शन ए मुझे, अच्छा मुझे बताइए सारे के सारे समीकरण है क्या? ये सारे ऑप्शन समीकरण है, यस या नो? यस या नो? यस, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, सर ऑप्शन नंबर ए में भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर भी बराबर का साइन है, यहाँ पर भी बराबर का साइन है, और यहाँ भी बराबर का साइन है, तो मुझे ये तो दिख गया कि सर ये चारों ऑप्शन समीकरण है,
इक्वेशन तो सारे ही है, ठीक है, इक्वेशन तो सारे ही। तो मुझे देखना है रैखिक एक चर वाला रैखिक। ऑप्शन बी हो सकता है क्या? ऑप्शन बी में देखो दो चर है, एक एक्स है और एक वाई है, तो यहाँ पर तो दो चर आ गया ना। यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर दो चर दिख गया, तो यहाँ पर वाई भी आ गया और जेड भी आ गया, तो ये हमारा आंसर कैसे हो सकता है? हमें तो एक चर वाला चाहिए है ना, तो वाई जेड आने के कारण ये नहीं होगा। ऑप्शन सी हो सकता है क्या? ऑप्शन सी को देखिए, यहाँ पर एक्स दिख रहा है और यहाँ पर जेड दिख रहा है, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर भी दो चर आ गया है ना, दो चर आ गया, और दो चर आ गया तो यहाँ पर कौन कौन है? एक्स और जेड, ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचता है ऑप्शन ए होगा या डी होगा, ए होगा या डी होगा। अब मैं ऑप्शन डी को देखूं, तो ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है? समीकरण तो हमने डिसाइड ही कर दिया था कि समीकरण तो है। कितने चर हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने चर हैं, कितने चर, चरों की संख्या बताओगे आप लोग? सिर्फ एक्स, आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स है, एक चर है, तो चर तो सिर्फ एक है, तो एक चर वाला समीकरण मिल गया। अब मुझे बताइए चर क्या है? एक्स, उस एक्स का घात मुझे बताओगे, तो घात भी तो चेक करना पड़ेगा, तो उसका घात कितना है? तो उसका घात मुझे दिख रहा है सर दो है, घात तो दो है ना, तो दो होने के कारण ये रैखिक होगा क्या? तो हम कहेंगे सर ये रैखिक नहीं है, यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये रैखिक नहीं होगा। रैखिक होने के लिए, रैखिक होने के लिए हमें जरूरी है कि उसका जो घात हो वो एक हो। रैखिक होने के लिए घात हमारा कितना चाहिए? वो एक होना चाहिए, तो रैखिक नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी समीकरण तो दिख ही रहा था, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि चर कितने हैं, तो चर सिर्फ एक्स है, एक ही चर है, एक चर है। उसके बाद मैं देखूं कि चर का घात कितना है, तो एक्स के ऊपर घात कितना है? एक। आपको पता सर एक्स लिखा है, इसका मतलब एक्स का पावर एक लिखा है, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका घात भी एक है, चर भी एक है, और ये समीकरण भी है, तो ये कहलाएगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है इतना? सारा समझ में आ गया कैसे कैसे मैंने चेक किया, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर मान लो एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर मैं कैसे आंसर करूंगा? मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर दो चर है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर दिख रहा है सर दो चर है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पावर दो आ गया, रैखिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखे, समीकरण है, इक्वल टू का साइन है, समीकरण होगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है चर एक्स है, उसका घात एक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। काफी जल्दी कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लेता हूँ, अदरवाइज आप एग्जाम में काफी जल्दी कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, फिर से क्वेश्चन सेम है, देखते हैं इस बार कितने बच्चों का सही होता है, और आंसर तो सभी को करना है। आंसर सभी लोग करोगे, थोड़ा ध्यान से बस कर लो। तो क्वेश्चन सेम है, कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीनों ही कंडीशन फिर से चेक कर लो ना, समीकरण होना चाहिए, एक चर होना चाहिए और रैखिक होना चाहिए। कुछ भी आंसर करने के पहले आप सारे तीनों ही कंडीशन चेक करो, हड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ी करोगे तो छोटा सा मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। आप तीनों ही कंडीशन चेक करो कि समीकरण है कि नहीं, रैखिक है कि नहीं है, एक चर है कि नहीं। जहां पर तीनों में यस 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 मिले वही आंसर हो जाएगा। अगर यस यस नो मिल गया, नो यस यस मिला, एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं होगा आंसर। चलिए, क्वेश्चन 70 है, निम्न में से एक चर वाले रैखिक समीकरण को पहचानिए, आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, तो अभी किसी को लेफ्ट नहीं करना, अभी क्लास में बहुत समय है, तो पूरी क्लास करनी है सभी को। तो तीन चार बच्चे और हो, आंसर करिए जल्दी से। और इस वाले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में ये वाले में सभी का आंसर सही है। इससे क्या समझ में आता है कि आप अगर ध्यान से सुनोगे, अपनी गलतियों से ही आप सीख, हो सकता है किससे भी गलती हो सकता है, लेकिन उसी गलतियों से आपको सीखना है। एक बार गलती करोगे दोबारा आप गलती भी करोगे, ठीक है। तो 5 सेकंड और रुकते हैं, 5 4 3 2 1। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। पिछले बार के कंपेयर में इस वाले क्वेश्चन में सभी का आंसर सही है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का। मुझे बताओ आप लोग, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए आंसर होगा? रीजन बता सकते हो? कारण, इरफान कारण बता सकते हो क्यों नहीं होगा?
एनीवन? माइक ऑन करके, माइक ऑन करके। समीकरण ही नहीं है। वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये तो समीकरण ही नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो ये तो समीकरण ही नहीं होगा, बाकी कंडीशन ही नहीं चेक करेंगे। हालांकि एक चर है, रैखिक भी है, यह एक चर वाला बहुपद कहलाता है, एक चर वाला रैखिक बहुपद कहलाएगा। अभी के लिए हम लोग समीकरण चेक कर रहे हैं तो कहेंगे सर आंसर नहीं होगा, बस समीकरण नहीं था, आगे कंडीशन भी नहीं चेक किया। ऑप्शन नंबर बी होगा क्या? आप लोग ही बता दो, आप लोग ही बता दो। नहीं, क्यों नहीं होगा? समीकरण है, लेकिन क्या लिख रहे हो, एक किसी ने बच्चे ने लिखा है सर समीकरण है लेकिन दो चर है। वेरी गुड। आप बोलोगे सर समीकरण तो है लेकिन दो चर है, यहाँ पर एक्स भी दिख गया और वाई भी दिख गया, तो हम कहेंगे सर एक्स और वाई दोनों ही आ गया ना, तो दो चर आ गया ना, तो दो चर आ गया, तो हमारा आंसर कैसे हो सकता है? हमें तो एक चर वाला चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमें क्या? इक्वल टू का साइन है, समीकरण है, इक्वल टू का साइन है, समीकरण है। चर कितने हैं? चर क्या है? तो आप बोलते वेरिएबल हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्स है ना, सिर्फ एक्स है, एक ही चर है, मतलब एक चर है। अब जो भी एक चर है उसका घात बता सकते हो आप लोग? उसका घात बता सकते हो? क्योंकि अब हमें दो चीज मिल गया, समीकरण भी है और एक चर भी है, तो अब घात देखेंगे। तो घात हमें कह रहा है कि सर एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक्स का घात एक है ना, तो बोलेंगे सर घात भी एक दिख रहा है, और घात एक होने की वजह से इसको हम क्या कहेंगे? सर इसको हम रैखिक कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एक चर वाला रैखिक समीकरण हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, ये सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन डी भी तो हो सकता है, ये तो समीकरण घात दो है। वेरी गुड। आप बोलोगे सर यहाँ पर समीकरण तो है, चर कितने? अगर मैं आपसे पूछूं कितने चर है, चरों की संख्या बताइएगा, कितने चर है? दो चर नहीं, दो चर नहीं है ना, एक ही चर है, सिर्फ एक्स ही तो दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एक्स है ना, सिर्फ एक्स है, एक्स स्क्वायर लिखा गया मतलब सिर्फ एक्स ही तो है, एक्स है, तो एक चर, तो चर सिर्फ एक है, समीकरण भी है, लेकिन चर का घात जो है ना, घात दो है, तो घात दो होने के कारण इसको द्विघात कह देंगे, ये रैखिक नहीं है ना, तो रैखिक नहीं है तो आंसर नहीं होगा, हमें तो रैखिक चाहिए था। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आ गया? चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से आपको बस पहचानना है कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग सभी लोग, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इससे ये पूरी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, अगले क्लास में कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण को पहचानिए। चारों ही ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ध्यान से पहचानना है आपको। ऑप्शन ए को चेक करो, बी को देखो, सी को देखो, डी को देखो, कौन सा आपको लगता है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है? तीन चीज देखना होता है, समीकरण, रैखिक, एक चर। ऐसा क्वेश्चन एक बताया था मैंने आपको उदाहरण में, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कंपैरेटिवली कम बच्चे के आंसर आए हैं, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिसने लास्ट कुछ क्वेश्चन का आंसर किया है, अभी तक इस वाले में अभी तक नहीं किया है। बिल्कुल, तो सभी समय दे रहा हूं, आराम से करो। बस मैं हर क्लास में कहता हूं कि प्लीज आपको बैठना नहीं है, जब भी मैं पोल देता हूं ना, आंसर कर दियो तो बस वेट करो, है ना। बस ये नहीं सोचना है कि मुझे बस क्लास करना है, कभी आंसर नहीं करना है, आंसर करिए। आंसर करोगे तभी आपका पोल में नाम आएगा, तभी आपकी एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट होगी। चलिए 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट अंतिम के 10 सेकंड है, तो अगर अभी तक नहीं किए हो जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दो। अंतिम के 5 सेकंड है, सभी का आंसर ऐसे आ चुका है, बस एक बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, तो 5 सेकंड में लिखते हैं, 5, 4। चलिए, तो क्लास में भी जितने बच्चे हो सभी का आंसर आ गया है, तो मैं इसको एंड ही कर दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहले तो अच्छी बात ये है कि क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आए, है ना। उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आंसर सही गलत दोनों मिक्स है, मैक्सिमम सही आंसर है, लेकिन इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो एक एक करके बताओगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है क्या? एक एक करके सभी को चेक कर लेते हैं। अच्छा, आंसर पे आने के पहले मुझे बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर समीकरण होने से, कैसे समीकरण तो है, लेकिन यहाँ पर चर को ही देख लो, कितने सारे चर है, वाई भी है, जेड भी है, दो चर हो गया, उनका घात भी देखो दो लिख रखा है ना, घात भी दो है, तो हम कहेंगे सर तो द्विघात भी है ना, घात भी दो है, रैखिक भी नहीं, तो दो चर यही से दिख गया सर, एक चर वाला नहीं है, हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है क्या? यहाँ तो और भी ज्यादा वेरिएबल दिख रहे हैं सर, एक्स भी है,
y भी है और z भी है, तो यहाँ पर तो ये 3 चर आ गए, x y z आ गया, यहाँ पर तो 3 चर आ गया ना, तो ये आंसर कैसे हो सकता है? हमें तो एक चर वाला चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। समीकरण है और रैखिक भी है। अगर कोई आपसे पूछे रैखिक है कि नहीं है, तो बोलना रैखिक है, क्योंकि तीनों ही चर का घात देखो एक ही है। इसको मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैं पूछूं कि रैखिक है कि नहीं है, आप लोग क्या बोलोगे? देखो x का भी घात एक है, z का भी घात एक है, y का भी घात एक है, तो रैखिक तो है, लेकिन 3 चर होने के कारण आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर समीकरण तो है, इक्वेशन तो है, उसके बाद मुझे बताइए चर की संख्या कितनी है। मुझे बताओ कि चर क्या है, यहाँ पर कितने चर है, एक या दो? वेरी गुड। तो निशांत कह रहे हैं सर, अच्छा इरफान दो नहीं है इरफान, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है, तो दोनों ही जगह पर एक्स का ही लिखा गया, दो अलग अलग चर नहीं है ना। अच्छा, आपने एक ही लिखा है, तो ठीक है, तो आप बोलते सर एक है ना, चर एक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उस चर का मैक्सिमम घात कितना है, इस समीकरण का घात कितना है, तो आप बोलते समीकरण का घात 2 है, मैक्सिमम पावर मुझे देखना होता है, चर का घात 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो द्विघात समीकरण है, रैखिक नहीं है। ऑप्शन डी होगा क्या? ऑप्शन डी होगा क्या? अब ए भी नहीं हुआ, बी भी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डी तो होगा ही। देख सकते हैं क्यों होगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, समीकरण होगा, एक एलएचएस दिख गया और सर एक आरएचएस दिख गया, समीकरण तो है, पहला चीज दिख गया समीकरण। दूसरा चीज मुझे बताइए चर कितने हैं। चर यहाँ पर दो है या एक है? भले ही दो जगह पर लिखा गया है, भले ही दो जगह पर लिखा गया है, दोनों जगह पर सेम वेरिएबल लिखा, तो आप बोलोगे सर चर सिर्फ एक्स है, तो सिर्फ एक्स होने का मतलब एक चर होता है, भले ही कितने जगह भी लिखा जाए। आप बोलोगे सर ये एक चर वाला ही समीकरण है, तो इसको कहेंगे सर एक चर वाला है। अब मुझे बताइए उस चर के ऊपर घात कितना है। दोनों ही जगह चेक करो, जहां जहां भी वो चर लिखा गया है, इस वाले पर भी घात एक है और यहाँ पर भी घात एक है, कुछ भी घात नहीं होने का मतलब घात एक ही रिप्रेजेंट करता है वो। तो आप कहोगे सर ये रैखिक भी है, क्योंकि इसका घात कितना है, इसका घात एक है। ठीक है, तो इसका घात एक होने के कारण ये रैखिक भी है, एक चर भी है और समीकरण भी है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर हुआ? अगेन वही बात कि इतना सॉल्व करने के लिए इतना समय नहीं लगेगा आपको। एग्जाम में अगर आएगा तो आप बोलना सर यहाँ पर वाई जेड दिख गया, काफी सारे चर हैं, तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर एक्स वाई दिख गया, दो चर है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर घात दो दिख गया, रैखिक नहीं है। ऑप्शन डी में दिख रहा है सर, ये समीकरण है, इक्वल टू का साइन, चर एक एक्स ही है, दोनों जगह एक्स का घात एक है, तो रैखिक समीकरण हो जाएगा एक चर वाला। ठीक है, तो इस टाइप से आप आंसर कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कोई भी डाउट है तो भी रुक के बताइएगा, है ना। और अगले क्लास में आपको पता है, बता चुका हूँ कि आपके एग्जाम के लिए कुछ पढ़ेंगे, है ना। कोई भी एक टॉपिक लेंगे, चैप्टर नंबर 9 या 10, है ना, उसी की रिवीजन करेंगे।